सभी लोगों का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 33 हल करेंगे, जो कि आईटीआई फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए है। अगर ये क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारा लिंक है www.global.iti.org। यहाँ पे जाके आप विजिट करके ये क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 321 है, कह रहा है कि प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह को क्या कहते हैं। प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह, है ना, चमकदार प्रवाह की बात कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा समझिएगा, चमकदार प्रवाह का मतलब है इल्यूमिनेशन फ्लक्स की बात कर रहा है, ठीक है। इल्यूमिनेशन फ्लक्स, इल्यूमिनेशन फ्लक्स को क्या कहते हैं ना। ए दिया है ल्यूमेन, बी दिया है कैंडेला, सी दिया है इल्यूमिनेस, डी दिया है चमकदार तीव्रता ना। मतलब कह रहा है प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह को क्या कहते हैं। तो वो होगा, यूनिट की बात कर रहा है, प्रति यूनिट, वो हमारा क्या होता है, ल्यूमेन होता है, ठीक है। और अगर यही कहता चमकदार तीव्रता की बात करता तो हम क्या करते हैं, कैंडेला करते। अगर यही बात किसकी करता, चमकदार तीव्रता की, इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी की बात करता तो हम किसका बात करते, फिर किसको करते, कैंडेला को करते। लेकिन बात किसकी किया है, चमकदार प्रवाह की किया है, इल्यूमिनेशन फ्लक्स की किया है, तो हम किसके लिए करेंगे, ल्यूमेन के लिए, चूंकि इल्यूमिनेशन फ्लक्स का जो मात्रक होता है हमारा होता है क्या, ल्यूमेन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आसान है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है। अब तो डायरेक्ट पूछ दिया, चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है। उस समय एक एंगल पे पूछ रहा था, लेकिन अब क्या किया, अब कह रहा है कि डायरेक्ट पूछ दिया कि चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है, इल्यूमिनेशन फ्लक्स की इकाई क्या है, ठीक है। तो अब क्या है, ए दिया है लक्स है, बी दिया है ल्यूमेन है, सी दिया है क्या है, कैंडेला है, और डी दिया है ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। तो आपको बता दें, लक्स जो होता है हमारी किसकी है, हमारी इल्यूमिनेशन की इकाई है। लक्स किसकी इकाई है, इल्यूमिनेशन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रदीपन, ठीक है। इल्यूमिनेशन की इकाई है ना, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है। लक्स किसकी इकाई है, इल्यूमिनेशन की, ठीक है। ल्यूमेन किसकी इकाई है, अभी मैंने बताया, इल्यूमिनेशन फ्लक्स की है, ठीक है। कैंडेला किसकी है, कैंडेला हमारी है इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी, ठीक है। तो अब समझी गए, चमकदार प्रवाह की बात किया था तो चमकदार प्रवाह की जो इकाई होती है क्या होती है, ल्यूमेन होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आसान था, ठीक है। अब अभी बताया जस्ट, अभी मैंने बता भी दिया, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन भी आ गया, कह रहा है चमकदार दक्षता की इकाई क्या है ना। अब चमकदार दक्षता, इफिशियंसी की बात किया है, इल्यूमिनेशन नेशन इफिशियंसी, अब इफिशियंसी दक्षता क्या होता है, अब समझ लीजिए, चाहे वो बल्ब की दक्षता हो, किसी मशीन की दक्षता हो, जो दक्षता होता है वो हमारा होता है आउटपुट बटा इनपुट होता है। मशीन की भी बात कर रहे हैं, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, चाहे वो जनरेटर हो, कोई भी हो, किसी मशीन की हो, किसी बल्ब की हो, जो दक्षता होती है वो होती है आउटपुट अपान इनपुट।
तो यहाँ पे क्या है, हम इनपुट के रूप में पावर देते हैं, आउटपुट के रूप में हमें क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। इनपुट के रूप में क्या देते हैं, बल्ब में हम क्या देते हैं, पावर देते हैं, और पावर देते हैं तो आउटपुट के रूप में क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। तो कह रहा है चमकदार दक्षता की इकाई क्या है, इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी की इकाई क्या है, तो आउटपुट के रूप में प्रकाश मिलता है, मतलब इल्यूमिनेशन फ्लक्स है ना। तो इल्यूमिनेशन फ्लक्स है ना, अब इसको क्या कह सकते हैं, प्रकाश बट्टा हम क्या कह सकते हैं, प्रकाश बट्टा शक्ति कह सकते हैं क्या, प्रकाश आउटपुट क्या है, प्रकाश है, लाइट है, या इसको बोल सकते हैं लाइट अपान, या लाइट बोल सकते हैं, ठीक है। अब लाइट किस में मिलेगा, तो ये अब मिलेगा किस में, ल्यूमेन में ना, किस में मिलेगा, लाइट किस में मिलेगा, लाइट जो मिलेगा हमारा ल्यूमेन में मिलेगा, ल्यूमेन। अब बट्टा किस में मिलेगा, अब प्रकाश मिल रहा है ल्यूमेन में, तो शक्ति किस में, वाट में, शक्ति किस में मिलेगा, शक्ति वाट में। अगर मात्रक की बात करें तो ल्यूमेन प्रति वाट हो जाएगा, किसका, इल्यूमिनेशन इफिशियंसी का मात्रक। अब ल्यूमेन का मैंने बताया ही था, ल्यूमेन किसका मात्रक है, इल्यूमिनेशन फ्लक्स का है, लक्स किसका मात्रक है, इल्यूमिनेशन का मात्रक है। तो अब बचा कौन, ल्यूमेन प्रति वाट, तो ल्यूमेन प्रति वाट किसका मात्रक है, इल्यूमिनेशन इफिशियंसी का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैक्यूम बल्ब में वाष्पीकरण की दर कम कैसे होती है, ठीक है। वैक्यूम बल्ब की बात किया है, ठीक है, निर्वात बल्ब, उसमें किसी प्रकार की मतलब गैस नहीं भरी है, अक्रिय गैस हम उसमें नहीं डाले हैं, नाइट्रोजन नहीं डाले हैं, हीलियम नहीं डाले हैं। बात करा है कि वैक्यूम अगर बल्ब है, हमारा कोई बल्ब है ना, हमारा कोई एक बल्ब है, ठीक है, यही मान लीजिए है, ठीक है, ये थोड़ा सा साफ बना दे, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा कोई एक बल्ब है और इसमें पूरा निर्वात है, और ये क्या है, इसमें एक फिलामेंट लगा है, ठीक है। कह रहा है कि वाष्पीकरण, अगर हम इसमें सप्लाईज को इसको जैसे ही जोड़ेंगे तो इस फिलामेंट का तेजी से वाष्पीकरण होगा, इस फिलामेंट का तेजी से वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण होता है, अगर आप देखे होंगे, आप 100 वाट का बल्ब लेते हैं अपने घर पे, प्रकाश का लेते हैं, आता है ना, अलग अलग कंपनियों का आता है, तो हम लेते हैं बल्ब, तो उसका भी, उस फिलामेंट का भी वाष्पीकरण होता है। उस वाष्पीकरण की दर को कम करने के लिए हम उसमें वैक्यूम बल्ब भी बना सकते थे। पहले वैक्यूम ही बनता था, पहले हमें जब अक्रिय गैसें नहीं पता थी तो हम क्या करते थे, इस वाष्पीकरण गैस के जो अक्रिय गैसें होती हैं उनके जगह पे हम क्या करते हैं, उनके जगह पे हम क्या करते हैं, इन निर्वात बल्ब बनाते थे। लेकिन होता क्या था, ये कुछ समय तक चलते थे, लेकिन ये फिलामेंट इतना मतलब ज़्यादा गर्म होते थे, पतले भी होते थे, लेकिन जब चूंकि हीट भी है तो इनका तेजी से वाष्पीकरण होता था, और कुछ ही देर बाद ये क्या हो जाते थे, फिलामेंट गल के पिघल जाते थे, मतलब उनका जो मतलब सप्लाई होता था, जो कंटिन्यूटी बनी रहती थी वो क्या होती थी, बीच से ब्रेक हो जाती थी और बल्ब नहीं जलता था, जल्दी फ्यूज हो जाते थे ना, उनकी दक्षता कम थी, कम समय बाद वो क्या होते थे, बहुत कम ही समय चलते थे और फ्यूज हो जाते थे। तो इसलिए क्या किया गया कि इसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया को कम करने के लिए हम क्या किए, निर्वात की जगह हमने क्या किया, अक्रिय गैस का प्रयोग किया ना। अब नाइट्रोजन, हीलियम वगैरह तमाम बहुत सारी गैसें हैं ना, उसमें अब यूज कर रहे हैं ताकि ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम से कम हो और ये इनकी इफिशियंसी ज़्यादा हो, दक्षता ज़्यादा हो, लॉन्ग टाइम तक चले, इसलिए हम क्या करते हैं, अब इसमें अक्रिय गैसें डाल रहे हैं। तो ए दिया है अक्रिय गैस भरना, बी दिया है बल्ब में आर का उत्पादन, सी दिया है तंतु प्रतिरोध को कम करना। तंतु प्रतिरोध को कम करना, जब तंतु प्रतिरोध को कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लाइट उतना नहीं देगा, प्रतिरोध ही तो है, रेजिस्टेंस है और उसका टेम्परेचर है, तभी तो ये जल रहा है, ठीक है। डी दिया है तंतु प्रतिरोध बढ़ाना ना। तो बल्ब में वाष्पीकरण की दर को कैसे कम होती है, तो वो कम होती है, हम इसमें क्या करते हैं, अक्रिय गैस को भर देते हैं, जिससे क्या होता है, इस फिलामेंट का वाष्पीकरण कम हो जाता है, ठीक है। वैक्यूम बल्ब की तुलना में गैस जो बल्ब होते हैं
उनका क्या होता है, वाष्पीकरण कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा है कुंडलित लैंप का मुख्य लाभ क्या है। मतलब कुंडलित लैंप का मुख्य लाभ क्या है। ठीक है, देखिए अब भाई हम समझिएगा बात। अब देखिए, आप देखे होंगे, हीटर भी देखे होंगे, हीटर में भी ऐसे ऐसे कॉइल लपेटी रहती है, देखे होंगे कि नहीं। ठीक है, अब इसके लपेटने का कारण मतलब क्या फायदा है ना, लपेटने का फायदा क्या है। एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, रजिस्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। रजिस्टिविटी को इंक्रीज करेंगे जब इसमें, तो यहां पे ज्यादा हीट उत्पन्न होगी। जब ज्यादा हीट उत्पन्न होगी तो पतला है, हीट भी ज्यादा उत्पन्न हो रही है, तो क्या होगा, जब इसको हम कुंडली के फॉर्म में चेंज करते हैं तो उसके क्या होती है, उस कॉइल की रेजिस्टिविटी भी, एक तो उसका टेम्परेचर ऑलरेडी टंगस्टन फिलामेंट है, टंगस्टन है, तो क्या है, एक तो उसकी क्या कह सकते हैं, उसका टेम्परेचर भी हाई होता है, 3400 डिग्री के आसपास होता है उसका। ठीक है, और साथ में इसको हमने क्या किया, एक कुंडली का फॉर्म दे दिया, तो उससे क्या होगा, उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, और उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा, इसमें क्या होगी, हीट ज़्यादा उत्पन्न होगी। जब हीट उत्पन्न होगी तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश मिलेगा। ठीक है, ए दिया है उच्च गलनांक, बी दिया है उच्च प्रकाश उत्पादन, सी दिया है कम संचालन वोल्टेज, डी दिया है कम बिजली की खपत। तो कुंडलित करने का मुख्य लाभ यही है, गलनांक तो ऑलरेडी उच्च होता है उसका। ठीक है, तो उच्च प्रकाश उत्पादन के लिए चूंकि इसकी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी तो उच्च प्रकाश हमें प्राप्त होगा, हाई लाइट हमें मिलेगी। ठीक है, तो उच्च लाइट के जनरेशन के लिए हम क्या करते हैं कि इसको कुंडली का रूप देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परावर्तक का नाम क्या है ना। ये तो सिंपल सी बात है, करा है कि ये जो रिफ्लेक्टर है इसका नाम क्या है। ए दिया है दर्पण प्रकार, बी दिया नरम प्रकाश प्रकार, सी दिया है परवलयिक प्रकार, और डी दिया है फैलाने वाला प्रकार। ठीक है, तो ये तो परावर्तक है, फैलाएगा ही, लेकिन ये किस प्रकार का है, परावर्तक का नाम पूछ रहा है, नरम प्रकाश प्रकार नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है ये किस प्रकार का परावर्तक है। तो ये हमारा हाइपरबोला है। इसको परवलयिक को क्या बोलेंगे, हम बोलते हैं क्या, हाइपरबोला, हाइपरबोला। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं इसको, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, हाइपरबोला प्रकार का परावर्तक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, परवलयिक क्या हाइपरबोला बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26-27 है, कह रहा है कि प्रकाश का नाम क्या है। ठीक है, वही प्रकाश है। ठीक है, पूछ रहा है इस प्रकाश का नाम क्या है। ठीक है, ए दिया स्पॉटलाइट, बी दिया है विस्तृत रोशनी, सी दिया है फ्लोड लाइट, और डी दिया है फ्लैश लाइट। ठीक है, तो जो हमारा ये प्रकाश जो है ये हमारा क्या है, स्पॉटलाइट है। ठीक है, ये क्या है, ये जो प्रकाश है ये कह रहा है कौन सा प्रकाश है, तो हमारा है स्पॉटलाइट है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुछ है इसमें नहीं बताने लायक। ठीक है, 28 देखेंगे, कह रहा है कौन सा उपकरण चिंगारी वोल्टेज प्रदान करता है और एक HPSV है ना, कराए एक HPSV हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प की बात कर रहा है। दीपक दिया है HPSV दीपक में चोक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, कौन सा उपकरण चिंगारी वोल्टेज प्रदान करता है ना, चिंगारी वोल्टेज प्रदान करता है और एक HPSV दीपक में चोक के रूप में कार्य करता है। ए दिया है आर्क ट्यूब, बी दिया है सोडियम वाष्प, सी दिया है रिसाव ट्रांसफार्मर, डी दिया है उच्च दबाव एल्युमिनियम ऑक्साइड। आप देखे होंगे चोक क्या होता है, आयरन की एक कोर होती है ना, हम इस पर क्या करते हैं, इनेमल्ड कॉपर वायर को क्या करते हैं, लपेट कर हम क्या करते हैं, चोक का निर्माण करते हैं। रिएक्टेंस को इसे करने से क्या होता है, रिएक्टेंस हमारा बढ़ जाता है, जिससे हमें क्या होती है, स्टार्टिंग वोल्टेज उच्च हो जाती है। ठीक है,
भाई इंडक्टर का रूप हो गया ना। इंडक्टर के केस में आप जानते होंगे, इंडक्टर के केस में क्या होता है, हमारी जो करंट होती है वो वोल्टेज से क्या होती है 90 डिग्री। प्योर इंडक्टिव की बात कर रहे हैं, अगर रजिस्टिव हो जाएगा तो कुछ डिग्री पे लैग करेगी, लेकिन अगर प्योर इंडक्टर है तो वोल्टेज से करंट क्या होती है 90 डिग्री लैग करती है, मतलब वोल्टेज आगे होगा करंट पीछे होगी। ठीक है, इंडक्टर के केस में अब वही बात किया है कि कौन सा उपकरण चिंगारी वोल्टेज प्रदान करता है और एक HPSV दीपक में चोक के रूप में भी कार्य करता है। तो रिएक्टेंस तो हम बताए थे अभी, आप जस्ट कुछ क्वेश्चन पहले मैंने बताया था कि हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप के पहले रिएक्टेंस को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक लीक ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, जो कि उसका रिएक्टेंस हाई होता है और उससे हमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में प्रारंभ में हमें 380 वोल्ट से 450 वोल्ट के आसपास हमें वोल्टेज प्राप्त होती है, जिससे हमारा HP हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप क्या होता है प्रकाशित होता है। क्योंकि इसको स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ती है इस लैंप को प्रकाशित होने के लिए। ठीक है, तो हमारा जो क्या होता है वो हमारा लीक ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, या रिसाव ट्रांसफार्मर, देखिए यहाँ पे दिया है रिसाव ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो चिंगारी वोल्टेज कौन प्रदान करता है, यही करता है। शुरुआती में क्या होता है, जब इस हम ट्रांसफार्मर को लगाते हैं और उसको जैसे ही सप्लाई देते हैं तो इस हाई वोल्टेज के कारण उस मतलब कह सकते हैं कि उस ट्रांसफार्मर के पास में क्या होती है चिंगारी उत्पन्न होती है। चूंकि वोल्टेज हमारा जो हमारा सप्लाई वोल्टेज जो कितना है 230 है और इसको बढ़ा के कितना कर दिया 380 वोल्ट कर दिया। ठीक है, तो स्टार्टिंग वोल्टेज 380 से 450 वोल्टेज, फिर नॉर्मल वोल्टेज पे क्या होता है चलता है। ठीक है, जलता है। ठीक है, तो ये होता है क्या है हमारा रिसाव ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है, इसको यहाँ लीक ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। ठीक है, लीक ट्रांसफार्मर बोलते हैं फार्मर ना। और ये चोक का भी काम कर रहा है, रिएक्टेंस बढ़ा रहा है, तो चोक की भी आबादी काम कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लैंप का नाम क्या है। ठीक है, पूछ रहा है ये लैंप कौन सा है। ए दिया है मैट प्रकार एमबी लैंप ना, बी दिया है HP धातु हैलाइड लैंप, सी दिया है एमबी प्रकार HP एमबी लैंप और डी दिया है MA प्रकार HP एमबी लैंप। अब MA मैट, अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, MB जो है मरकरी वेपर है, MB क्या है मरकरी वेपर लैंप की बात कर रहा है। ठीक है, HPMB क्या है हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप है। ठीक है, और ये क्या है ये भी क्या है हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप ही है। ठीक है, लेकिन MA प्रकार का ये जो लैंप है कैसा है MA प्रकार का। यहाँ पे मैट प्रकार का भी दिया है, लेकिन मैट प्रकार का ये है नहीं, ये MA प्रकार का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है सही है, MA प्रकार का है। आप फिगर देखे होंगे तो इसको ठीक है स्पष्ट भी नहीं दिख रहा होगा आपको। ठीक है, लेकिन अगर फिगर आप देखे होंगे तो ये MA प्रकार का है और वो कौन सा है HPMB है। ठीक है, 3 प्रकार के उसमें आते हैं। ठीक है, मरकरी वेपर लैंप में भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर से डी हमारा क्या है सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिगर अगली बार से हम PDF में ऐड करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है ना। फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ए दिया है प्रत्यक्ष प्रकाश, बी दिया है अप्रत्यक्ष प्रकाश, सी दिया है अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश और डी दिया है अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश। अब समझ रहे होंगे प्रत्यक्ष प्रकार है डायरेक्ट प्रकाश है। ठीक है, अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकार है मतलब सेमी डायरेक्ट प्रकाश है। ठीक है, उसी प्रकार अप्रत्यक्ष प्रकाश का मतलब इनडायरेक्ट लाइट की बात कर रहा है और अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकार का मतलब है सेमी इनडायरेक्ट लाइट की बात कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था में, देखिए उद्योग में होता क्या है चीजें हमें साफ सुथरा दिखनी चाहिए। साफ सुथरा का मतलब है ऐसा नहीं कि उद्योग में मतलब भाई मशीनें चल रही हैं और मशीनें के साथ साथ बहुत सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं ऐसे, मतलब कि अगर आदमी सावधानी पूर्वक नहीं काम करेगा तो खतरा हो सकता है। तो हमें वहाँ पे मतलब ये नहीं है कि लाइट की तरफ देखना है, हमें लाइट की तरफ तो देखना है नहीं, हमें क्या देखना है मशीनों की तरफ देखना है, उन पे लगे इक्विपमेंट देखना है। तो वहाँ पे हम डायरेक्ट लाइटनिंग का यूज कर सकते हैं। वहाँ पे हमें चकाचौंध से मतलब नहीं है। चकाचौंध तो हम जिस कमरे में पढ़ते हैं वहाँ पे देखते हैं भाई चकाचौंध नहीं है,
करनी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे हम डायरेक्ट लाइटनिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पे यूज भी होता भी है। तो फ्लड और औद्योगिक प्रकाश के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लाइटनिंग यूज करते हैं, वो होता है हमारा प्रत्यक्ष प्रकाश होता है, ठीक है। अगर हम अप्रत्यक्ष, अब बात समझिएगा, अप्रत्यक्ष यूज करेंगे तो होगा क्या, प्रकाश कम मिलेगा। चूंकि मैंने बताया था अभी आपको, अप्रत्यक्ष मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो होता है ये कह सकते हैं अल्प पारदर्शी हम यूज करते हैं, कांच का होगा, प्लास्टिक का होगा, मतलब आप देखे होंगे एलईडी देखे होंगे ना, एलईडी पे देखे होंगे प्लास्टिक का होता है, क्या ढक्कन लगा होता है, सफेद होता है ना। तो वहां पे अप्रत्यक्ष प्रकाश मिलता है ताकि हमें चकाचौंध से मुक्त रहें, है ना। ऐसे अगर डायरेक्ट हम एलईडी की तरफ देखेंगे तो डायरेक्ट अगर देखेंगे, आप देखे होंगे भी गाड़ियों उड़ियों में लगा रहता है, तो वहां पे क्या होता है, डायरेक्ट वाला लगा रहता है। तो उस समय उस कंडीशन में होता है क्या है कि डायरेक्ट प्रकाश पड़ता है, आंख से एकदम दिखाई नहीं देता है ना। तो मतलब हम वहां पे क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष प्रकाश है। और कंपनी में क्या होगा, हमें दिखना चाहिए भाई, इक्विपमेंट लगे बहुत सारे, वहां पे क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। तो वहां पे हमें क्या चाहिए, हमें डायरेक्ट लाइटनिंग चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष प्रकाश यूज करते हैं, प्रत्यक्ष प्रकाश यूज करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।